हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। वेलकम करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल में जिसका नाम है डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस। ओके बच्चों, तो जो लास्ट टॉपिक था उसमें हम लोगों ने कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल किए थे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। आइए तो सबसे पहले इसको देखा जाए, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो आज जितनी भी बातें होंगी सब इसी के बारे में होंगी, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में पहले जाने हैं। ठीक है, देखिए जितना डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानने की ज़रूरत है वो सारी बातें मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप फटाफट से इसको देखिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इट इज अ मटेरियल, ठीक है, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप कहोगे सर जी ये तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल है, इंसुलेटर है ये। इसके अलावा दूसरी बात, ठीक है, इट इज़ अ मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इसकी एक खासियत है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैं उसको बोल दे रहा हूं ई नॉट, ठीक है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट पोलराइज्ड, इट गेट पोलराइज्ड। तो ये क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, एंड फॉर्म अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको मैं नाम दे दे रहा हूं ई पी। ओके, एंड फॉर्म अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी विच अपोजिट टू द ई एक्सटर्नल। क्लियर हुई बात, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। सिंपली लिख दिया मैंने इस बात को, आप समझिए, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, ऐसे मटेरियल हैं जो करंट को कंडक्ट नहीं होने देते अपने में से, बट जब उनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दो तो वो पोलराइज हो जाते हैं, और पोलराइज होने के बाद एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। चलिए समझाता हूँ। आइए मान लो बेटा ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, ओके, और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है। ये जो है ये मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ओके ओके। अब इस पे जो चार्ज है मान लो प्लस क्यू है, इस पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ ऐसे आ जाएगा, प्लस क्यू प्लस 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 प्लस, माइनस ऐसे आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। ओके, अब अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती। मान लो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे रहा हूं ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई नॉट। मगर अब क्या हुआ, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इसमें रखा तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, पोलराइज हो जाएगा। तो पोलराइज होने पे क्या होता है, देखो इधर प्लस है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मगर सोचने वाली बात यहां पर यह है, या ध्यान देने वाली बात है कि इसका चार्ज और जो पोलराइज हुआ है डाइलेक्ट्रिक उसका चार्ज, ठीक है, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। मान लो यहाँ जो प्लेट पर चार्ज है वो क्यू है, तो यहाँ के चार्ज को मैं नाम दे दे रहा हूँ क्यू डैश, ओके। बात समझ में आ रही है, ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू डैश, ये प्लस क्यू डैश, ओके। और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना, जो क्यू है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू डैश, ओके। मतलब प्लेट का चार्ज डाइलेक्ट्रिक के चार्ज से हमेशा ज़्यादा होगा।
अब क्या करेगा, यहाँ पर एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से थी, प्लेटों की वजह से, एक्सटर्नल। ड्यू टू पोलराइजेशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ईपी। ओके, अब यहाँ देख सकते हो आप कि ई नॉट बड़ा है, ई नॉट इज ग्रेटर देन ईपी। ओके, तो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में से सॉल्व करें, भाई ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी जिसको हम बोलेंगे ई आर। ओके, फंडा समझ में आ रहा है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर ई आर की वैल्यू मैं आपसे पूछ लूँ कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, ई नॉट माइनस ई पी। ओके, फंडा क्लियर हुआ। अब एक नई चीज, अगर आपसे कोई पूछता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग आमतौर पर के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई आपसे पूछ ले कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल है, समझाता हूं। देखो, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट। ओके, और कितनी बची, ई आर। बस इसी के रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, ई आर की वैल्यू क्या ई नॉट माइनस ई पी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई नॉट माइनस अपॉन में ई नॉट माइनस ई पी। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो होप सो आपको डाइलेक्ट्रिक समझ में आया क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये बात ही समझ में आई। ओके, देखिए डाइलेक्ट्रिक, मैं रिवाइज मारता हूँ फटाफट, कि ऐसे मटेरियल जो करंट को कंडक्ट नहीं करते, बट जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखो पोलराइज हो जाते हैं और एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहलाएगा कि पहले जब कुछ नहीं था तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और बाद में कितनी बची, उसी के रेशियो क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। बताओ, फंडा क्लियर है। ओके, अच्छा, अब इसका मतलब यहां से ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो 100 थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, बाद में जो रिजल्टेंट बची ई आर, ठीक है, वो मान लो बची 25 वोल्ट पर मीटर। तो अगर यहाँ से कोई पूछ ले के की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आप निकाल सकते हो, के की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, के की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो वैल्यू है जो इनिशियली या वैक्यूम में रहने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को जितने गुना कम कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना काट के छोटा कर देता है, वो क्या कहलाता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ओके, भाई 100 थी, 25 बची, तो 4 गुना कम कर दी ना, तो वही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आ रही है बात। अगर यहाँ पर आपसे कोई ईपी पूछ ले, तो क्या आप ईपी निकाल लोगे। ठीक है, भाई 100 थी, 25 बची, तो पोलराइजेशन वाली कितनी होगी, 75 वोल्ट पर मीटर, ये ईपी की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो इसमें आपको जो भी वैल्यू, कुछ वैल्यू देगा, कुछ वैल्यू पूछेगा, तो आप फटाक से निकाल सकते हो। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला आप प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, तो एक छोटे लेवल का, छोटे क्लास का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारी बातों का, मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलो रब कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए एक कैपेसिटर की प्लेट ये है और एक कैपेसिटर की प्लेट ये है। ओके, मान लो प्लेटों के बीच का जो एरिया है वो ए है, जो प्लेटों का एरिया है, और जो डिस्टेंस है वो डी है। ओके, अगर मैं इसका कैपेसिटेंस, इस पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस पूछूंगा तो आपने बताया होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, ये इसका कैपेसिटेंस था। अब
मैं एक अलग चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको हम लोग C नॉट बोल देते हैं जब वैक्यूम है। अगर इस तरीके से, ठीक है, मान लो इस पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर एक दूसरी प्लेट है और इस पे चार्ज माइनस क्यू है, ओके। और इसकी वही बात है कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है और एरिया a है, ओके। और अगर हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है। मैं पूछ लूँ अब इसके लिए कैपेसिटेंस बताओ, C की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे C की वैल्यू जो होगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू के। कहने का मतलब कैपेसिटेंस जो है k टाइम्स बढ़ जाएगा, ओके। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया भाई। मान लो k की वैल्यू 4 है तो कैपेसिटेंस पहले जितना था उससे 4 गुना ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ पे जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी C नॉट के, ओके। तो यार यही तो हमारा मकसद था कि हम क्या करें, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, चार्ज स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम अधिक से अधिक चार्ज भर सकते हैं, ओके। तो जैसे ही उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, मतलब चार्ज स्टोर करने की, एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी राइज कर जाती है। फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमको प्रॉफिट हो गया। तो ये डाइलेक्ट्रिक का फायदा है। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो फॉर्मूला ये याद रखेंगे आप, और जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तब ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला या फिर ये वाला, ओके। क्लियर है? मगर देखो डाइलेक्ट्रिक में हमसे ये नहीं पूछता है, ठीक है, वो हमको फंसाता कहाँ है, ठीक है। क्या करेगा? आधे में डाइलेक्ट्रिक भर देगा, ठीक है, आधे के मतलब थोड़ी सी जगह पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, बाकी एयर में छोड़ दिया। अब कह रहा है कैपेसिटेंस बताओ, चलो उसको करते हैं, आइए समझा जाए। तो देखो कहाँ फंसाएगा वो, कहानी को कुछ इस तरीके से चेंज करेगा। आपसे कह देगा कि मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट है बेटा, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। ये एक दूसरी कैपेसिटर की प्लेट है, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ओके। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कहीं भी भर दिया, ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके। क्लियर है? एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कह रहा है जिसकी थिकनेस t है, टोटल डिस्टेंस जो है वो d थी, प्लेटों के बीच का एरिया a था, ठीक है। कह रहा है t थिकनेस पे एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ठीक है, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है। कह रहा है अब कैपेसिटेंस बताओ, c की वैल्यू क्या होगी, ओके। देखो यार इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको 3 डाइलेक्ट्रिक मान लें, 3 कैपेसिटर मान लें। पहला कैपेसिटर इसको मान लें, दूसरा कैपेसिटर इसको मान लें और तीसरा कैपेसिटर इसको मान लें, और तीनों को सीरीज में जोड़ लें। इस तरीके से कर लें। एक तरीका और है, एक तरीका ये है, वही बेसिक मेथड जो मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या करो, दोनों को चार्ज दे दो, एक को प्लस क्यू दे दो, एक को माइनस क्यू चार्ज दे दो। पहला स्टेप जो कि हम पूरा कर चुके हैं, एक को प्लस क्यू एक को माइनस क्यू चार्ज दे चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल डालो, ठीक है, यहाँ की हर तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल डालो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो थर्ड स्टेप क्या था कि पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी निकाल डालो। और फोर्थ स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप था C इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा वी। रख दो, C मिल जाएगा। चलो भाई काम करते हैं। तो पहला स्टेप तो हम लोग कर चुके हैं, इसको प्लस क्यू चार्ज, इसको माइनस क्यू चार्ज दे चुके हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E3 है। ऐसा हम मान लेते हैं, ओके बच्चों, क्लियर है। और डिस्टेंस को बनाते हैं, ये T है, ये D है। मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस X है। इसको कितना मान लिया बेटा मैंने? ये X, ओके, ये T है। तो ये कितनी बचेगी भाई? तो D माइनस T माइनस X, बोलो भाई, पूरी D है, X गया T गया, तो D माइनस T माइनस X बची, ये डिस्टेंस है, ओके। चलो भाई, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब भाई देखो ये क्या है, ये एयर है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इक्वल टू, ठीक है, E1 इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर Q
अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आएगी। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है। ओके, अगर E2 की बात करेंगे, E2, ठीक है, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक क्या है, K है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/K। डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है ना, तो बाई के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। अगर E3 की वैल्यू पूछेंगे तो देखो यहाँ पर फिर से एयर है, यहाँ क्या, यहाँ एयर है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है ना, बोलो, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये एयर है, यहाँ भी तो एयर है, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या होगी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसको E बोल दूँ तो इसको क्या बोल सकता हूँ, E/K बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोल सकता हूँ, फिर से E कह सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, मतलब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल बराबर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। चलो इसका यूज करते हैं और इधर आ जाओ। पोटेंशियल कहाँ का निकालना है, प्लेटों के बीच का, यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डेल्टा V हमको निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस प्लेट का पोटेंशियल जो है, अगर V पॉजिटिव है, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है, V पॉजिटिव, तो इधर से इधर जा रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हो तो पोटेंशियल का लॉस हो जाएगा। तो कितना लॉस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ की डिस्टेंस x। बोलो, फंडा क्लियर है। फिर यहाँ पहुँच गए, यहाँ से बच्चों अब आगे चलो, तो यहाँ पर कितना लॉस हो जाएगा, तो फिर से माइनस का यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और यहाँ की डिस्टेंस t। फिर यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से आगे चलो, ठीक है, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो माइनस, ठीक है, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E3 और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, d माइनस t माइनस x। ओके, कहाँ पहुँच गए, इस प्लेट में पहुँच गए, तो इसके पोटेंशियल को इक्वल टू में क्या लिख देता हूँ, V माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। इस तरीके से एक काम करते, देखो E1 की वैल्यू E है, E2 की वैल्यू E/K है और E3 की वैल्यू E है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V प्लस इसे कितना लिखेंगे, माइनस में इसे लिखेंगे EX, इसे कितना लिखेंगे, माइनस में ET/K, माइनस में इसे कितना लिखेंगे, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा ED, माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा प्लस का ET, माइनस और माइनस फिर से मिलके हो जाएगा प्लस का EX इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। अब देखो प्लस का EX और माइनस का EX ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। काम करते हैं, इन तीनों वैल्यू को उठा के उस साइड भेज देते हैं और माइनस वाले को उठा के इस साइड ले आते हैं। पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस इसको उठा के इधर लाओगे तो पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। ओके बच्चों, इक्वल टू ये वैल्यू क्या है, माइनस की है, माइनस की है, प्लस की है, तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ED। ओके, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ET/K। ओके, फिर देन क्या हो जाएगा, ET जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ET। ये क्या है, यही तो बेटा डेल्टा V है। बोलो, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या डेल्टा V नहीं बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। तो डेल्टा V की वैल्यू हमको मिल गई, तो यहाँ जा करके हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप क्या कहता था, कैपेसिटेंस निकालना है, बस यही बचा है। तो फोर्थ स्टेप हमारा कहता था, क्या कर लो कि C इक्वल टू फोर्थ स्टेप, जो चार्ज दिया है वो Q अपॉन डेल्टा V प्लेस कर दो। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। Q की जगह Q रख देंगे, डेल्टा V की वैल्यू क्या है, डेल्टा V की वैल्यू ये है, यहाँ से E कॉमन ले लो, तो E कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, D माइनस T प्लस T/K। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, D माइनस T प्लस T/K। बोलो, इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब आप खुद जानते हो कि E की वैल्यू क्या है, QA एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E की जगह अगर पुट कर दूँ मैं Q और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो Q से Q मर गया। C की वैल्यू क्या आ जाएगी,
सी की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देखो यार कितना सिंपल सा फंडा था, फटाफट हो गया। ओके, तो ये निकला इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक, बोल ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता बेटा। ठीक है, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक होता तो क्या ये वाला फॉर्मूला होता, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब एक काम कर लो, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक माने तो क्या D बराबर T बराबर D लिख सकते हो? T बराबर D, मान लो पूरे में डाइलेक्ट्रिक था तो T बराबर कितना कर दोगे, D कर दोगे। यहाँ D करके देखो, बताओ ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर T की जगह पे D रख दोगे तो D माइनस डी कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, D बाई के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमारे इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। फंडा क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हुआ? बोलो, फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई अब इसको रब करते हैं। और एक और तरीका है इसी चीज़ को करने का, देखो फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, यहाँ समझाता हूँ मैं, करने वाला नहीं हो, बस मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक कैपेसिटर मान लीजिए, इसको दूसरा कैपेसिटर मान लीजिए, इसको तीसरा कैपेसिटर मान लीजिए और तीनों को अरेंज कर दीजिए सीरीज में। जैसे समझाता हूँ, पहला आप ये कैपेसिटर ले लीजिए, दिस। क्लियर है? अगर इनके प्लेटों के बीच की दूरी पूछूंगा आपसे तो आप कितनी बताओगे, x बताओगे। ओके, उसके बाद देखो ये एक सरफेस है ना, तो इसको दो पार्ट में तोड़ लो, एक ये वाली और एक ये, ऐसे करके। ठीक है, ये दो पार्ट में टूट गई ये वाली सरफेस, और इसमें आपने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया K। ओके, और इसकी थिकनेस कितनी है, T है, तो इसको T मान लो। ओके, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। अब तीसरा कैपेसिटर इसके बीच में बनाओ, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसकी थिकनेस है D माइनस टी माइनस एक्स। ओके, D माइनस टी माइनस एक्स। ओके, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया। चलो भाई, अब आप क्या कर सकते हो, इन सबके कैपेसिटर्स निकाल लो। तो भाई कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू, देखो प्लेटों के बीच का एरिया तो हर जगह A ही है, डिस्टेंस खाली बदल गई है, तो क्या लिखोगे, C1 की वैल्यू, अगर इसको मैं C1 बोल रहा हूँ, इसको C2 बोल रहा हूँ, इसको C3 बोल रहा हूँ, सीरीज में है, तो अगर C1 आपसे पूछूँ, C1 इक्वल टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A, और बाई D की जगह क्या लिखोगे, x लिखोगे। अगर मैं आपसे C2 पूछूंगा, C2, तो आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A, और बाई डिस्टेंस में क्या लिखोगे, D लिखोगे, और क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर K से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, फिर आपसे अगर मैं C3 पूछूंगा, C3, ठीक है, तो C3 इक्वल टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A, और डिस्टेंस कितनी लिखोगे, D माइनस टी माइनस एक्स। ओके, ये हो जाएगा। बोलो, फंडा क्लियर है? अभी तो दोनों सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो सीरीज वाले फॉर्मूले से इनको सॉल्व कर दो। सीरीज वाला फॉर्मूला क्या होता था, 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, C1 की वैल्यू आपके सामने है, C2 की वैल्यू आपके सामने है, C3 की वैल्यू आपके सामने है, यहाँ रख करके सॉल्व करो, आंसर आपका यही आएगा। समझ गए बच्चों? तो चाहे तो इस तरीके से कर लो, या फिर जो मैंने पहले मेथड बताया उस तरीके से कर लो, दोनों से आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, हमको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन दी जाए तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब देखिए, इस फॉर्मूले को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, उस ट्रिक के बाद आपको ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना पहले वाले की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ट्रिक क्या है, उस चीज़ को मैं ये रब कर दूँ। ठीक है, ट्रिक समझना। मान लो आपको ये सिचुएशन दे दी जाए और आपसे पूछ ले इसका कैपेसिटेंस बताओ, तो आप क्या लिखो, C इक्वल टू, आप ये सोचो कि मान लो जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक ना होता तो क्या आप ये फॉर्मूला लिखते, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्लियर है, कोई डाइलेक्ट्रिक ना होता। अब आपने क्या किया, T थिकनेस में, देखो जब एयर होती तो ये होता, पर T थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें से T थिकनेस घटा लो। ठीक है, T को बोरो कर लो और उस T में दोबारा से K भर के T बाई K वापस लगा दो। ओके, समझ रहे हो? जैसी सिचुएशन दी हो, मतलब कि अगर वैक्यूम होता तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता, उसमें से T को बोरो कर लिया। ओके, तो माइनस T लिखा, फिर उसमें K भर के वापस लगा दिया। ठीक है, तो प्लस T बाई K लिखा, बन गया फॉर्मूला। अब ऐसे चाहे 50 डाइलेक्ट्रिक भर दिए जाएँ,
ठीक है, आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा कह देता, सोचो अगर आपको ये सिचुएशन दे दी जाती, ये वाली है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट है कुछ इस तरीके की, ठीक है, और ये एक दूसरी कैपेसिटर की प्लेट है, ओके। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसकी थिकनेस को हम T1 बोल रहे हैं, ओके। और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया इतने में, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इसकी थिकनेस को हम T2 बोल रहे हैं, ओके। अब हमने कहा इस सिचुएशन में इसका कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं, सिंपल है, आप लिखो C इक्वल टू, जब डाइलेक्ट्रिक ना होते तो क्या एप्सिलॉन नॉट A/D होता, बोलो, ठीक है। अब उसमें से T1 बोरो किया तो माइनस T1, और उस T1 में K1 भर के वापस लगा दिया तो प्लस में क्या लिख दोगे, T1/K1, ओके। फिर आगे बढ़े, T2 को निकाला तो माइनस T2, और इस T2 में K2 फिल करके वापस लगा दिया तो प्लस में T2/K2, बोलो, हो गया, बस खत्म। तो अब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई यार। कैसा भी हमको फॉर्मूला दे दिया जाए, ठीक है, कैसी भी सिचुएशन दे दी जाए हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओके बच्चों। अब देखो मैं इसको रब करता हूं और अब एक सिचुएशन बनाएंगे जिसमें हम लोग पूरे डाइलेक्ट्रिक कैसा माहौल पैदा करता है कैपेसिटर के अंदर, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होने से क्या क्या इफेक्ट आ जाते हैं एक कैपेसिटर के अंदर, ठीक है बच्चों। तो रेडी हैं आप लोग, आइए। अब कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक जो भरेंगे उसकी सिचुएशन बनाएंगे, ओके, और एक कंडीशन क्रिएट करेंगे, उसमें सारी बातों की स्टडी करेंगे कि पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, चार्ज डेंसिटी क्या है, एक एक चीज़ को, ओके बच्चों। तो आओ एक सिचुएशन क्रिएट की जाए। देखो बच्चों क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर की प्लेट है और उसके नीचे यहाँ ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, ओके बच्चों। मान लेते हैं प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D है, ओके, D। तो D/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K1 जो मात्र यहाँ तक भरा है, उसके बाद ये इसका बीच का पार्ट है और फिर यहाँ पर K2 एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके बच्चों। और नीचे वाले पोर्शन में, इस पूरे में यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक की, तीसरे डाइलेक्ट्रिक की जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, उसकी एक स्लैब फिल है। तो ये हमारे कैपेसिटर की दो प्लेट थी, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, यहाँ पर D/2 पर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ये डिस्टेंस कितनी है, D/2, ओके बच्चों, क्लियर हुई बात। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको 3D में सोचते हैं, 3D में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, बताओ, ओके बच्चों। ये इस तरीके से होगी, ये स्लैब इस तरीके से होगी और ये प्लेट इस तरीके से होगी। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप होगा इसमें, ये कुछ इस तरीके से, ओके। यहाँ पर भी ऐसे फिल कर सकते हैं, ओके। तो ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, फंडा क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पर क्या किया गया, ये इसका बीच वाला पार्ट है, ये एरिया A/2 है और ये एरिया भी A/2 है, तो टोटल कितना होगा, A होगा, ओके। इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ से भी कुछ इस तरीके से, ओके बच्चा। मान लो ये, और इसको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है जिसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 100 वोल्ट है,
100 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया गया। तो जैसे ही 100 वोल्ट की पोटेंशियल से इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये कैसी हो जाएगी, ये ऐसे माइनस माइनस हो जाएगी और इस पर क्या आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज फैल जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो भाई, मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर K1 की वैल्यू 1 है, K2 की वैल्यू 2 है और K3 की वैल्यू 3 है। ओके, तो पहला सवाल तो मेरा ये है, ठीक है, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ तो बेटा मैं यूँ निकाल सकता हूँ, ठीक है, पर मैं इसमें सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल का इफेक्ट होगा, या फिर ये कह लीजिए डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में जाने के बाद करता क्या है, उसका माहौल कैसा है, इस बात को। ठीक है, चलो भाई, तो समझाता हूँ। अब एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से जो बन रही है, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल देता हूँ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 बोल देता हूँ। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो, ये पूरी एक स्लैब है ना, मगर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर, ठीक है, इसके इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं बनने वाली है, अलग अलग बनेगी, बल्कि स्लैब एक जैसी है बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। ओके, चलो, तो अभी मैं समझाऊंगा और निकाल के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E3 बोल दे रहा हूँ और यहाँ पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E4 बोल दे रहा हूँ। ओके बच्चों, तो अब इस सारी चीज़ को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। क्यों ना इसको पूरा वर्चुअली ब्रेक कर लिया जाए, इस पूरे को वर्चुअली ब्रेक कर लिया जाए और सबको अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के साथ अलग अलग कैपेसिटर बना लिया जाए। देखो समझाता हूँ किस तरीके से। मान लेता हूँ इसको मैं अलग बनाऊँ, इसको मैं अलग बनाऊँ। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारा वायर आया है, ठीक है, इसको दो पार्ट में हमने तोड़ लिया। ओके बच्चों, एक प्लेट हम यहाँ रख ले रहे हैं ऐसे करके, दिस, और दूसरी कुछ इस तरीके से। ये ओके बच्चों, देखो यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। ओके, जिसको हम K1 बोल रहे हैं और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, जिसको हम K2 बोल रहे हैं और इसको फिर से नीचे एक प्लेट लगा दी। ओके बच्चों, मतलब क्या किया, इसको मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये एरिया कितना होगा, A/2 होगा। ये एरिया कितना होगा, A/2 होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये D/2 होगी कि नहीं होगी बताओ। ठीक है ना, ये थिकनेस कितनी होगी, ये भी D/2। ओके, समझ गए मेरी बात। चलो भाई, उसके बाद इसको भी वर्चुअली दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो यहाँ से एक वायर लाओ ऐसे करके और यहाँ से एक वायर लाओ ऐसे करके। ओके बच्चों, उसके बाद फिर से यहाँ नीचे वाली प्लेट बनाते हैं, ये दिस। ऐसे, और ये वाली। ठीक है बच्चों, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया। फंडा क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक यहाँ फिल करना है। तो ये हमने फिल कर दिया। ये K3 है और यहाँ पर भी वही काम करते हैं। ये K3 है। ओके, फिर से एक प्लेट लगा दो। ओके, और फाइनली इसको ऐसे करके यूं कनेक्ट कर दो। फंडा समझ में आया क्या हुआ। उसके बाद ये यहाँ लाए, ये
ठीक है। पोटेंशियल V इक्वल टू कितना दे रखा है 100 वोल्ट। ओके, ये भी कितना है A/2 है, ये डिस्टेंस कितनी है D/2 है। उसी तरह से ये भी A/2 है और ये थिकनेस कितनी है D/2 है। बात समझ में आ गई, फंडा क्लियर है। अब देखो ये पूरा खुल गया भाई, अब हम लोग हर एक चीज़ को, हर एक ऑपरेशन को यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। आइए अब इसको 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2D में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। यहाँ V इक्वल टू 100 वोल्ट, तो यहाँ कितना मिलेगा 100 मिलेगा, या इस तरह से बोल दी जाए यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का चल रहा है ना, ठीक है। तो प्लेट की खासियत क्या होती है, जिससे भी जुड़ता है, अगर V वोल्ट है तो जहाँ जुड़ेगा तो बैटरी का पोटेंशियल और जिस पॉइंट से कनेक्ट है वहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ओके, फंडा क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K1, इसमें कौन सा फील्ड है K2, इसमें कौन सा फील्ड है K3 और इसमें भी कौन सा फील्ड है K3। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो K1, K2, K3 की वैल्यू तो हमको पता है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर, ठीक है, C1 की वैल्यू अगर निकालूं आपसे, C1 मैं आपसे कहता हूँ कि C1 बताओ, तो C1 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A/2। भाई प्लेटों का एरिया A/2 है ना, तो A/2 अपॉन डिस्टेंस कितनी D/2। ओके, और डाइलेक्ट्रिक कितना K1, बाई 2 से बाई 2 कैंसिल। C2 की वैल्यू अगर आपसे पूछूंगा डायरेक्ट लिख दूं, देखो वहाँ पे ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसको आगे अगर सॉल्व कर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/K/D। ओके, वैसे इसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ ये K1 है, यहाँ क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। C3 अगर आपसे पूछेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसे क्या लिखोगे K3 लिखोगे, और C4 आपसे अगर कोई पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट A/D, और यहाँ पर भी K3 लिखोगे। ओके, अगर मैं आपको गिवन कर दूं, मैं कह देता हूँ कि C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, इसकी वैल्यू मान लो मैं कह दे रहा हूँ 1 है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर C1 कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा K1 के बराबर, ठीक है, क्लियर है। C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1 और K1 की वैल्यू 1 है, तो C1 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड मान लो। तो C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू 1 है तो ये कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इसी तरह से अगर C3 पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी C4 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। फंडा क्लियर है। चलो भाई आओ इधर आओ, तो क्या मैं C1 की वैल्यू यहाँ लिखूँ, ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक K1 भरा है, तो C1 इक्वल टू कितना है बेटा 1 माइक्रोफैरड, तो C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू 2 है, C3 की वैल्यू 3 है, और C4 की वैल्यू भी 3 है। अगर आपसे कोई C इक्विवेलेंट पूछेगा कर लोगे, सिंपल है। क्या करोगे भाई, ये सीरीज में है, ठीक है, इसको अलग सॉल्व करोगे, ये सीरीज में है, इसको अलग सॉल्व करोगे, फिर पैरेलल सॉल्व कर लोगे, मिल जाएगा C इक्विवेलेंट। मेरा मकसद आपको C इक्विवेलेंट निकलवाना बिल्कुल नहीं था, वो तो आप फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है, और मैं तो चुटकी में निकाल देता। बट देखो मकसद क्या है इन सारी चीज़ों को समझाने का, समझाता हूँ। एक्चुअल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें यहाँ सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ का कैपेसिटेंस 1 है, यहाँ का 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 100 का हो रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ से बैटरी ने चार्ज भेजा होगा, तो मान लो यहाँ से Q चार्ज आया होगा, तो वो 2 पार्ट में बट गया होगा, इधर और इधर। ओके, इसका मतलब अगर मैं कह दूं इधर चार्ज Q1 मिला था तो इधर चार्ज Q2 आया होगा। ओके, और क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में है, तो इसका चार्ज अगर इधर बोलूं, इस पे चार्ज अगर Q2 है तो इसका चार्ज भी क्या होगा Q2 होगा।
समझ रहे हो? क्लियर है? इसके चार्ज की बात करूँ, इसका चार्ज Q1 है तो इसका चार्ज भी Q1 होगा। फंडा क्लियर हो रहा है? वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ये 1 था, ये 3 था, ये भी 3 था और ये 2 थी। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब जरा देखो, इनका चार्ज सेम है, इसका चार्ज सेम है। तो अगर मैं पूछ लूँ इस पॉइंट पर या पूछ लूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है भाई, यहाँ से 100 से 0 हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लूँ तो इस चीज़ को आओ यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे बना ले बेटा, ऐसे करके और ये ऐसे। यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो 1 है, C1 बोल देता हूँ, और ये जो C3 है इसकी वैल्यू 3 है। ओके, अब कैपेसिटेंस का रेशियो 1:3 है, 1:3 इस साइड लिख देते हैं। C1 की वैल्यू 1 है और C3 की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का रेशियो 1:3 है, तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस के ही रेशियो में डिवाइड होता है, और जिसका कैपेसिटेंस कम होता है उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ये 1:3 में है तो पोटेंशियल ड्रॉप 3:1 के रेशियो में होगा। अब 100 का अगर 3:1 तोड़ो तो कितना होगा, 75:25 होगा। अगर 100 को ब्रेक करो 3:1 में 100 को, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है V, वो 75 का होने वाला है, और यहाँ का V1 बोल देता हूँ, और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है V3, वो 25 होने वाला है। समझे बात को? कहने का मतलब 100 था और यहाँ से 75 का ड्रॉप हुआ तो यहाँ कितना बचा, 25 बचा, और फिर से 25 का ड्रॉप हुआ तो यहाँ कितना बचा, 0 बचा। फंडा समझ में आया? देखो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ का चार्ज Q1 है कि नहीं, बोलो बच्चों, और यहाँ का चार्ज भी कितना है, Q1 है, और Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 V1 और C3, ठीक है, V3, बोलो। तो भाई ये 3 है, ये 25 है, कितना आया, बोलो, 75 आया, ठीक है ना, बोलो। और ये कितना है, 75 और 1 है, कितना आया, 75, तभी तो बराबर होगा, सामने है आपके। ठीक है, चार्ज एक ही शर्त पे बराबर हो सकता है कि अगर इसके कैपेसिटेंस का रेशियो 1:3 है तो इसके पोटेंशियल का रेशियो 3:1 हो। ओके, तो इसीलिए मैंने कह दिया यहाँ पे 75 का ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 25 का ड्रॉप हुआ। फंडा क्लियर है? देखो जिसके लिए C1 इसकी वैल्यू 1 है तो ये 75, जिसका कैपेसिटेंस कम उसका वोल्टेज ज़्यादा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका वोल्टेज ड्रॉप कम। ओके, तो आपको यहाँ से Q की वैल्यू भी मिल गई। कितना मिल गया Q की वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75, बोलो कितना, 75 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहाँ पे कितना चार्ज आया होगा, ठीक है, 75 माइक्रोकूलम, यहाँ लिख देते हैं 75 माइक्रोकूलम। ओके बच्चों, चलो भाई, तो हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। इसी तरह से अगर उस साइड वाले को देखो, इस साइड वाले को, आओ मेरे साथ, धीरे धीरे करते रहो, आओ बच्चों। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, दिस, फिर ये ऐसे करके बनाए, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ का पोटेंशियल बोले तो 100, यहाँ का बोले तो 0। ओके, ये किस रेशियो में है, तो यहाँ का कैपेसिटेंस जो है C2 की वैल्यू 2 है और यहाँ C4 था, C4 की वैल्यू 3 है, तो ये 2:3 की रेशियो में है, 2:3 की रेशियो में। तो उसका वोल्टेज कैसे बचना चाहिए, 3:2 के। तो 100 में 3:2 करोगे तो इसको कितना मिल जाएगा, 60 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2 वो कितना होगा, 60 वोल्ट का, और यहाँ पे जो V4 होगा वो कितना होगा, 40 वोल्ट का। ठीक है, यही तो हुआ बेटा, 3:2। देखो ये 2:3 में है तो ये 3:2 में है। ओके, तो 100 में जब 60 ड्रॉप हो गया तो कितना बचा, यहाँ 40 वोल्ट बचा, और फिर से 40 ड्रॉप हो गया तो कितना बचा, 0 बचा। फंडा क्लियर है? ओके, तो यहाँ का जो पोटेंशियल था, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल 25 वोल्ट है, और अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछेंगे तो ये कितना है, 40 वोल्ट है। फंडा क्लियर हुआ? अब देखो यार, पोटेंशियल तुमको मिल गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आराम से निकल जाएगी। चलो भाई, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, आओ, यहाँ थोड़ी सी जगह है, आराम से करते हैं। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। E4 निकालना है। ठीक है, अब E4 जो है
क्या वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करेगा, v अपॉन डिस्टेंस को? बोलो, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो E4 के लिए बात करूंगा तो वहां का पोटेंशियल ड्रॉप, तो 4 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है जल्दी से बताओ? 40 का, तो यहाँ 40 लिख दिया। फिर से देख लो यार, ये चौथा वाला है, ठीक है। तो यहाँ कितना पोटेंशियल, 40 से, यहाँ देखो यार 40 से 0, तो 40 का ही तो ड्रॉप हुआ, तो 40 का ड्रॉप। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस यार d/2 है। डिस्टेंस कितनी है? d है कि d/2 है? खुद देखो यार, d/2, समझ रहे हो? ये कितनी थी? d/2, तो बाई 2 कर दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली? 80/d। अगर d की वैल्यू गिवन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ओके, बात समझ में आ रही है? फंडा क्लियर है? इसी तरह से अगर आपसे कोई E3 पूछ लेता, E3 का मतलब कि यहाँ पर 3 वाला कौन सा है? ये वाला ना, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 25 है, ठीक है। तो 25 इंटू में यहाँ पे लिखोगे d/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50/d। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिल गई, ठीक है। अगर आपसे E1 पूछ लेता कोई, E1 बताओ, तो इधर आ जाओ। E1 कितना लिखोगे? पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है? 75 का है। 75 इंटू d/2, तो d और 2 ऊपर कितना आएगा? 150/d। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। आपसे कोई E2 पूछ लेता, ठीक है, E2 बताओ कितना है, ठीक है, क्लियर है। तो E2 के लिए क्या करोगे? यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, कितना है? 60, तो ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू में 2 और नीचे कितना है? d, कितना आ जाएगा? 120/d। ओके, तो कहीं की भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछेंगे तो इस तरीके से हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? जब पहले शुरू में हमने इस सिचुएशन को सोचा था, अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे बच्चों, अगर इस तरीके से नहीं करोगे, ठीक है, तो तुम यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और जब तुम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? समझ रहे हो? तो इसीलिए ये इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी थी कि इसको अलग अलग मान लिया जाए। समझ रहे हो? कुछ लोग तो सोचेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि ये एक ही स्लैब है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर का माहौल अलग था। समझ रहे हो ना? देखो, इसके और इसके ऊपर का माहौल अलग था, ठीक है, तो यहाँ का माहौल भी अलग हो गया। तो ये एक अलग कैपेसिटर की तरह, इतना पार्ट अलग कैपेसिटर की तरह काम करेगा, इतना पार्ट अलग कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो हमने क्या किया? उसको इजिली ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो? अब ऐसा करने पर, इस इमेजिनेशन को यूज करने से हमारा सोचना बहुत आसान हो गया। सिंपल से सोच सकते हो यार। फंडा समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। एक तरह से देखो तो डाइलेक्ट्रिक की जात पात सब बाहर आ गई। क्या हो गया? पोस्टमार्टम हो गया डाइलेक्ट्रिक का। ओके, कि अब एक एक चीज को, कुछ भी हमसे पूछा जाए हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक ने बच्चों सच्ची में किया क्या? डाइलेक्ट्रिक ने सच्ची में किया क्या? जब डाइलेक्ट्रिक यहाँ आया तो देखो, यहाँ से यहाँ पर भी 100 का ड्रॉप होना था और यहाँ से यहाँ पर भी 100 का ड्रॉप होना था, ठीक है, और यहाँ दूसरे तरह के लोग बैठे थे, यहाँ पे दूसरे तरह के लोग बैठे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो चार्ज आ रहा था वो पूरी प्लेट पर इक्वल नहीं बटा। जो चार्ज आ रहा था वो पूरी प्लेट पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब देखो, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। हम कहते हैं, मान लो एक प्लेट है, इसको ऐसे करके बैटरी से जोड़ा हुआ है प्लस से। सोचने वाली चीज़ है, देखो, है ना। तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा ऐसे करके, और कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट पे क्या चार्ज इतने पार्ट में और इतने पार्ट में क्या अलग अलग बटेगा? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे दूसरी प्लेट लगा देते हैं अभी इस तरह से, क्लियर है ना। मान लो कैपेसिटर, तो ये वाली प्लेट इतने पार्ट पर, अगर नीचे के डाइलेक्ट्रिक अलग अलग हो, ये मान लो K1, ये मान लो K2, तो जो चार्ज आएगा इधर की तरफ चार्ज अलग होगा और इधर की तरफ चार्ज जो है वो अलग होगा। मुद्दा समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एक ही कंडक्टिंग प्लेट के दो पार्ट पर अलग अलग चार्ज डेंसिटी हो सकती है। ये सोचने वाली बात थी। तो ये किसने किया बेटा? डाइलेक्ट्रिक ने किया। ओके बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक का सारा खेल है। फंडा क्लियर हो रहा है? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं और एक अलग चीज देखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर
देखो गलत करने वाले बेटा इसको कैसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ देखो कैसे गलत करते हैं। वो ऐसे करके एक यूँ करके एक कैपेसिटर इसको मान लेते हैं और एक दूसरा कैपेसिटर इसको मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे करके लाएंगे, ठीक है, और तीसरा कैपेसिटर यहाँ मान लेंगे, इसको एक मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, इस पूरे को एक मानेंगे, ठीक है। बस जैसे ही वो ऐसा करेंगे ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको चारों को अलग अलग लेना है। फंडा क्लियर हुआ, बताओ बच्चों, ओके ठीक है। चलो तो फिर मैं इसको रब करता हूँ। अब क्या करते हैं बच्चों, उसी तरह का एक न्यूमेरिकल और करते हैं, आइए और बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए कैपेसिटर की एक प्लेट ले ली, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या किया, इस तरीके से ये एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जिसकी वैल्यू K1 बोल रहा हूं, ठीक है। और यहाँ बाकी पोर्शन पर इसको कुछ इतना बना लेते हैं, यहाँ पर एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा हूँ K2, और यहाँ बचे वाले पार्ट में ऐसे बच्चों K3 फिल कर दिया। मैं वैल्यू दे देता हूँ, माना K1 की वैल्यू 4 है, K2 की वैल्यू को मैं 2 बोल देता हूँ और K3 की वैल्यू को 3 बोल देता हूँ, ओके। चलो भाई इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से भी, और यहाँ पोटेंशियल दे दिया कितने वोल्ट का, तो V इक्वल टू 100 वोल्ट, ओके। चलो भाई तो अब क्या करते हैं, इसका दोबारा से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कैसे बना लेंगे इसको, यहाँ से ऐसे करके, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, दो पार्ट में इसको वर्चुअली ब्रेक कर लेंगे। तो एक पार्ट तो आपका ये हो जाएगा जहां पर आपका ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। और दूसरे पार्ट में ये हो जाएगा, यहां पे आपके दो कैपेसिटर लगे, ठीक है बच्चों। और ये यहां से ले जा करके ऐसे यहां मिला देना है, ठीक है। इस तरह तैयार हो गया। इसके अक्रॉस क्या कर देनी है, बैटरी लगा देनी है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल हमने बता दिया कि यहाँ पर कितना है 100 है और यहाँ पर कितना है 0 है, ओके। चलो भाई एक काम करते हैं, सबके कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखा जाए ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी की पूरी D मान रहा हूँ मैं, कितनी बेटा D, ओके। और ये कितनी है इधर वाली, तो इसको मैं बोल रहा हूँ D/2, ठीक है। तो नीचे वाले भी कितनी होगी D/2। एरिया ये कितना होगा भाई, A/2 ये होगा और A/2 ये होगा, बात समझ में आ गई। चलो भाई तो इसके कैपेसिटेंस को मैं C1 बोल देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ, इसको C3 बोल देता हूँ, ओके। तो अगर C1 की वैल्यू निकाली जाए तो C1 इक्वल टू क्या लिखोगे, ε0, एरिया कितना है A/2, और डिस्टेंस तो पूरी की पूरी D है ना, तो यहाँ D लिख दोगे। और इसमें डाइलेक्ट्रिक कितना फिल है, इसमें K1 फिल है ना, तो यहाँ इंटू में K1 कर दो। चलो वैल्यू को सॉल्व करो। मैं मान लेता हूँ कि ε0 A/D, इसको हम C बोल दे रहे हैं, कितना बोल दे रहे हैं, ε0 A/D को हम C बोल दे रहे हैं। तो ε0 A/D को मैंने C बोल दिया, तो ये हो जाएगा C। K1 की वैल्यू कितनी है 4 है, ओके क्लियर है। ε0 और I में 2 भी तो है, ε0 A/D की वैल्यू C बोल दी, नीचे वाला 2 ये आ गया, K1 की वैल्यू 4, ये सॉल्व हुआ, ये कितना है 2C आया। तो हेयर C1 इक्वल टू 2C, तो यहाँ लिख देता हूँ C1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2C आ रही है। इसी तरह C2 को सॉल्व करो, तो C2 इक्वल टू ε0 हो जाएगा, उसका एरिया तो A/2 है भाई, इसका पूरे का एरिया A/2 पर डिस्टेंस D थी, इसका एरिया कितना A/2 और डिस्टेंस भी तो D/2 है,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ कितना लिखोगे K2 लिखोगे। K2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2C हो जाएगा। ओके, देन C3 निकालो, C3 की वैल्यू, ठीक है, तो इसको कितना लिखोगे एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका भी A/2 है और डिस्टेंस D/2 है, तो बाई टू कैंसिल हो गया और इनटू में K3 की वैल्यू 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 3C। ओके, तो C1 की वैल्यू 2C हो गई, C2 की वैल्यू ये भी 2C हो गई और ये कितनी हो गई 3C हो गई। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक 100 का ड्रॉप हो रहा है, तो इसके अक्रॉस कितने का ड्रॉप होगा 100 का होगा, और यहाँ पर आओ इसके अक्रॉस भी 100 का ड्रॉप होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ का पोटेंशियल 100 होगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। ओके, कोई बात नहीं, चलो भाई, अच्छी चीज़ें गिर जाती हैं, ये तो मार्कर है। ओके, तो 100 है, ये 2:3 में देख रहे हो आप, यहाँ का कैपेसिटर जो है 2:3 में बटा हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो 3:2 में जाएगा। तो 100 को अगर 3 पार्ट दोगे, 100 को अगर 3 पार्ट दोगे, ठीक है, तो कितना दोगे यहाँ पे बोलोगे 60 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कितने का होगा 60 वोल्ट का, 60 का ड्रॉप हो जाएगा तो ये बचेगा 40, और यहाँ पे कितने का ड्रॉप होगा 40 वोल्ट का, ठीक है। तो मैं कह दूं V2 की वैल्यू 60 है और V3 की वैल्यू 40 है। फंडा क्लियर हुआ? देखो बेटा, ये 2:3 में थे तो ये 3:2 में आ गए। क्लियर है? तो हमको पोटेंशियल मिल गया भाई, 60 ड्रॉप हुआ, 100 में से 60 ड्रॉप हुआ, 40 बचा, 40 ड्रॉप हुआ, 40 ड्रॉप हुआ, 0 बचा। ओके, चलो भाई, इतना हो गया। अब क्या है, पोटेंशियल भी मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो E3 है, ठीक है। और आपसे मैं कह दूं कि E3 बताओ मुझे, E3, तो E3 इक्वल टू क्या लिखोगे, V3 अपॉन जो भी दूरी हो, तो ये दूरी कितनी है D/2 है, तो D/2, 2 को ऊपर भेज देते हैं। ओके, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमको गिवन किया हुआ है D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, D की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ प्लेस कर दो। V3 बोले तो 40 इंटू 2 अपॉन 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, ये मीटर में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना आया 4 2 8, 800 वोल्ट पर मीटर। ओके, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई 800 वोल्ट पर मीटर। कोई पूछ ले E2 बता दो, तो E2 भी निकल जाएगा। E2 इक्वल टू क्या लिखोगे, V2/D, और वो दूरी भी कितनी है D/2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा। V2 की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -2, ये इससे कैंसिल हुआ, ये 12 हो गया, ये कितना आ गया 1200 वोल्ट पर मीटर। समझ रहे हो बच्चों? कोई आपसे E1 पूछ लेता, E1 बताओ कितना है, तो E1 भी मिल जाता। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है भाई, यहाँ 100 था, यहाँ 0 था, तो पूरा का पूरा 100 है, तो ऐसे लिख देते हैं V1 इंटू D। अच्छा एक बात, ये तो पूरा का पूरा D है ना, तो यहाँ D/2 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 1000 वोल्ट पर मीटर। समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ वाली ये 800 वोल्ट पर मीटर है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड 1200 है, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 वोल्ट पर मीटर है। तो आप समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हुआ होगा। मतलब कि देखो बेटा, हमने ये बांट के देखा है, पर एक्चुअल में तो ये ऐसा है ना, तो यहाँ से जो चार्ज चल के आए होंगे, ठीक है, ऐसे करके समझो, यहाँ से जो चार्ज चल के आए होंगे वो इस प्लेट पर, इधर वाले पर अलग तरह से बटे होंगे और इधर वाले पर अलग तरह से बटे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। कहने का मतलब, अगर मैं कह लूँ यहाँ की चार्ज डेंसिटी σ2 बोल देता हूँ, ये अलग होगी, और यहाँ की चार्ज डेंसिटी σ1 बोल देता हूँ, ये अलग होगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि σ2 कैलकुलेट करो, यहाँ की चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करो, ठीक है बच्चों, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस चीज़ को रब करने वाला हूँ।
रब कर दूं? तो मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे यहाँ की चार्ज डेंसिटी बताओ कि यहाँ पर कितना अच्छा बता रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इधर आ जाओ। अगर मैं कहूँ E1 E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1200 है और जो E3 की इलेक्ट्रिक फील्ड है 800 है। अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक ना होते और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, समझ रहे हो? तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, कि E0 अपॉन E रिजल्टेंट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था शुरू में, ठीक है। अब देखो ये जो हमको दे रहा है E3 E2 E1, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो लिखी है, मतलब ये E रिजल्टेंट है। ओके, अगर आपसे कोई E0 पूछेगा तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, E0 इक्वल टू K इंटू E रिजल्टेंट। मैं इधर वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, इधर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो E0 अगर निकालना है तो अगर K की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, 2 थी ना, तो यहाँ 2 रख दो और रिजल्टेंट कितना था 2 वाले का 1200, कितना आया 2400, समझ रहा हो? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2400 आ गई। इसी तरह से अगर यहाँ से निकालते इस वाले केस से तो क्या निकलती E0, तो यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कितना था 3 था और यहाँ की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 800 थी, समझ रहे हो ना? क्लियर है? देखो ऐसे कर लो यार, K2 कर लो और इनटू में 2 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कर लो, या फिर K3 कर लो तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E3 कर लो, एक ही चीज आने वाली है, समझ रहे हो ना? ओके, ये कितना आया 2400 वोल्ट पर मीटर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, अगर डाइलेक्ट्रिक ना होता तो इन चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बनती 2400 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। समझ रहे हो? किधर की साइड की है, राइट साइड की, तो यहां पर मैं R लिख देता हूं, R। ओके, अच्छा इधर की तरफ अगर देखें, इधर की तरफ, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं निकालूं तो E0 और इसे लेफ्ट साइड वाली बोल देता हूं, E0 लेफ्ट साइड, ओके, तो वो कितनी हो जाती, तो वहां का डाइलेक्ट्रिक और वहां की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कितना था 4 था ना, 4, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 1000 थी ना, तो 1000 कर दो। समझ रहे हो ना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 वाले के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ इस तरह से समझ देता तुमको, ये मैं बात जो मैंने की है यहाँ 2 रखा है, मतलब ये मैंने बात की है K2 के लिए, ठीक है। ये जो मैंने बात की है ये K3 के लिए की है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो K1 के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ K1 और K1 वाली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 1000, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4000 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रही है बात? E0 लेफ्ट, कहने का मतलब E0 राइट ये है और E0 लेफ्ट ये है, ठीक है। यहां से तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि देखो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बना रहा है, अगर डाइलेक्ट्रिक ना होते तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बनती और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बनती। भाई इधर की तरफ बन रही है 4000 और इधर की तरफ बन रही है 2400, इसका मतलब पक्का ना पक्का यहां पर चार्ज ज्यादा रहे होंगे, ओके। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, समझना, अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, ठीक है, कि यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 बताओ, ठीक है, सिग्मा 1 किधर के साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो क्या रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड वाली, सिग्मा इक्वल टू तुमने क्या ये पढ़ा है E एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ा ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट के बीच में, हाँ, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू बच्चों क्या कर लोगे E एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की बात कर रहे हैं तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड वाली ये कितनी है 4000 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी सिग्मा 1। अगर आपसे कोई सिग्मा 2 पूछ ले
तो कितना लिखोगे, 2400 था ना, 2400 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। फंडा क्लियर है? देखो एक एक चीज़, कुछ नहीं मैं समराइज करता हूँ, समझिएगा, ठीक है। पहले इस तरह की सिचुएशन दे रखी है, इसका हमने रिकंस्ट्रक्शन किया, पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी हमारी कहानी खुल जाएगी, कुछ नहीं करना होगा। फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है वो रिजल्टेंट निकली है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लेना, ई नॉट अपॉन ई रिजल्टेंट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक आपको पता है, रिजल्टेंट आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दोगे ई नॉट आ जाएगी। जो ई नॉट आ जाएगी उस ई नॉट को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। ओके बच्चों, क्लियर है? तो रब करते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब क्या करेंगे? अब देखो कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है इंसर्ट डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, इन आ कैपेसिटर, इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। ओके, वो भी दो केस में। पहला केस क्या है? विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? कनेक्टेड विद बैटरी, कनेक्टेड विद बैटरी। देखो दोनों सिचुएशन मैं आपके सामने बनाता हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है बच्चों। इसके सामने हमने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ओके। और ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है, मतलब हमने पहले इसको चार्ज कर दिया होगा, फिर बैटरी हटा दी, चार्ज कर दिया होगा, तो यहाँ के चार्ज को मैं मान लेता हूँ प्लस का Q0 और यहाँ के चार्ज को मैं मान लेता हूँ माइनस Q0, ओके। ये चार्ज हो चुका है और अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है उससे पहले की कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले की कंडीशन के लिए हमको क्या बोलेंगे? बिफोर इंसर्टिंग, ठीक है, ये बिफोर वाली बात हो रही है। तो मान लेते हैं जो पहले चार्ज था जब इंसर्ट नहीं किया, Q0 था, Q0। जो पोटेंशियल था उसको हम बोल दे रहे हैं V0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको हम बोल दे रहे हैं E0 शुरू में इनिशियली, और जो कैपेसिटर था उसको हम बोल दे रहे हैं C0, और जो एनर्जी थी उसको हम बोल दे रहे हैं U0, ओके। अब बात करते हैं आफ्टर, जब इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो इंसर्ट करने पर देखो किस किस बारे में बात करनी है? चार्ज के बारे में बात करनी है, पोटेंशियल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, कैपेसिटर का क्या होगा और एनर्जी का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जिस बात के बारे में श्योर हूँ वो है इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस के टाइम राइज कर जाएगा, ये बात मुझे पता है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दूँ के C0 हो जाएगा, ये पहले C0 था, जब डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दोगे तो ये के C0 हो जाएगा, ओके। अच्छा, दूसरा मैं किस बारे में श्योर हूँ? तो देखो क्या ये बैटरी से कनेक्ट है? तो आंसर है नहीं, विदाउट बैटरी की बात हो रही है। तो एक बार बैटरी ने जो चार्ज दे दिया होगा उतना चार्ज रहेगा। अब चाहे इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट करो या निकालो, कुछ भी करो, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, मतलब चार्ज बदलने वाला नहीं है। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है? तो चार्ज जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि बैटरी है ही नहीं, तो चार्ज कंजर्व है। अब सोचने वाली बात यह है, तुम सभी लोग जानते हो Q बराबर CV होता है। C की वैल्यू क्या हो गई? के C0 हो गई, और चार्ज जो है जो पहले था वही अभी भी है ना, जो पहले था वही अभी भी है, और कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब जो पोटेंशियल है वो के टाइम्स डिक्रीज कर गया हो, तभी तो। बात समझ रहे हो?
भाई मान लो पहले ये सी नॉट वी नॉट था और चार्ज अभी भी वही है, पर कैपेसिटेंस जो है वो राइज कर गया, तो पक्का ना पक्का पोटेंशियल फॉल हुआ होगा। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले V नॉट था, अब कितना हो गया, K टाइम्स फॉल कर गया। ओके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो तो ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं कि E बराबर जो होता है वो कितना होता है, V/D होता है। ओके, अब भाई पोटेंशियल पहले V नॉट था तो ये E नॉट था, अब क्या हो रहा है, D में कोई चेंज नहीं हो रहा, पर पोटेंशियल जो है वो कितना हो चुका है, V नॉट बाई K हो चुका है। समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K हो जाएगी। क्लियर है, जब पोटेंशियल V नॉट बाई K हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, E नॉट बाई K। देखो इतने को क्या बोल सकते हो, E नॉट बोल सकते हो, तो आगे क्या बोल दोगे इसको, E नॉट और बाई K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पहले वाले की K टाइम्स हो गई। ओके, तो यहाँ पर इसको प्लेस कर दो E नॉट बाई K। ओके, अब लास्ट बचा है एनर्जी। एनर्जी के बारे में सोचा जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले U नॉट इक्वल टू क्या रहा होगा, हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर। देखो पहले जो एनर्जी रही होगी वो क्या रही होगी, हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर। अब देखो एनर्जी क्या हो जाएगी, तो अब जो एनर्जी हो जाएगी उसको मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाफ की जगह हाफ रहेगा। अब कैपेसिटेंस कितना है, तो ये है K C नॉट, और अब पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल है V नॉट बाई K का स्क्वायर। तो स्क्वायर को क्या दो बार लिख दें, V नॉट बाई K, तो एक K से ये K तो कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई, हाफ C नॉट की जगह C नॉट हो गया, V नॉट के स्क्वायर की जगह V नॉट स्क्वायर हो गया, बाई K हो गया। अब देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू U नॉट है, U नॉट बाई K। मुद्दा समझ में आया, तो एनर्जी भी हमारी K टाइम्स डिक्रीज कर गई। क्लियर हुआ बच्चों अच्छी तरह से। ओके, तो चलो फिर इसको रब करते हैं और आगे की बात समझते हैं। अब एक चीज और जिसको मैं यहां समझाऊंगा आपको, ठीक है। जब आपने इसमें इसको इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने से पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी K टाइम्स कम हो गई है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। एनर्जी का लॉस हुआ कैपेसिटर में, तो वो एनर्जी गई कहाँ, ठीक है। तो इसको इस तरह समझो, क्या किसी भी इंसान को इसको इसमें इंसर्ट करना पड़ा होगा, क्या हमको इसको पुश करने की जरूरत है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। देखो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज इस पर ऐसे फैला होगा, बोलो यहाँ पे माइनस चार्ज ऐसे करके फैला होगा प्लेटों पर। तो जैसे ही इसको इसके पास लाएंगे ये अपने आप इंड्यूस हो जाएगी माइनस, और ये अपने आप इंड्यूस हो जाएगी ऐसे प्लस। और बस हमको क्या करना है, इसको डायलेक्ट्रिक दिखाने की जरूरत है, ऐसा डायलेक्ट्रिक दिखाओ, अपने आप तो ये ऐसे ही चला जाता है। समझ रहे हो, डायलेक्ट्रिक अपने आप ही अंदर चला जाएगा, हमको उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब कौन काम कर रहा है, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर काम कर रहा है। डायलेक्ट्रिक को अंदर ले जाने का काम कौन करता है, कैपेसिटर। बस हम ऐसे दिखाएंगे वो अपने आप अंदर चला जाएगा। तो यहाँ काम किसने किया, कैपेसिटर ने किया। तो क्या कैपेसिटर की एनर्जी लॉस नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं लॉस ऑफ एनर्जी पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ, यहाँ पर इस जगह लिखते हैं लॉस पूछ लो, लॉस कितना होगा। तो भाई ये कैसी थी, ये इनिशियल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है तो क्या रखोगे, U नॉट माइनस U नॉट बाई K, ये लॉस हो जाएगा आपका। समझ में आ गई आपको वैल्यू, U नॉट अपॉन U नॉट बाई K, ये लॉस हो गया हमारा। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है, देखो समझना, जैसे कि मैं कह दूं इनिशियली यहां पर ऐसे स्प्रिंग बांध दी जाए ऐसे करके, मान लो यहां एक वॉल से ऐसे स्प्रिंग बांध देते हैं, जब इसमें पुट नहीं हुआ। दूसरे केस में ये इस तरह से रखा है और डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आ गया, तो इस स्प्रिंग का क्या हुआ होगा, ठीक है, समझना इस बात को। तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसे करके स्ट्रेच कर गई होगी कि नहीं कर गई होगी, बोलो, है ना बच्चों। तो ये जो वर्क हुआ, जो एनर्जी यहाँ लॉस हुई, वो स्प्रिंग ने गेन कर ली, वो स्प्रिंग ने गेन कर ली। अगर मैं पूछ लूँ लॉस ऑफ कैपेसिटर एनर्जी, तो इतनी एनर्जी का लॉस हुआ, ये एनर्जी गई कहाँ, ये एनर्जी गई कहाँ, तो जो भी इसको पुश कर रहा था,
ठीक है। अगर स्प्रिंग लगी तो स्प्रिंग गेन कर लेगी। या मान लो जो एक पर्सन था, सपोज स्प्रिंग हटा दो, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर एक पर्सन इसको ढकेल रहा था, ठीक है, एक पर्सन इसको ढकेल रहा था, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये एक भाई साहब थे, ठीक है, जो इसको ढकेल रहे थे। ओके, तो क्या होगा, क्या उसको वर्क करना पड़ा? क्या इसको वर्क करना पड़ा? बताओ इस पर्सन को। तो आंसर है नो, इसने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है, ये तो अपने आप चला गया, ये अपने आप चला गया। तो ये क्या करेगा यार, ये तो मजे काटेगा। क्यों भाई, मजे काटेगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने काम करने को बोला था कि जाओ भैया काम करो, जाके इसको अंदर ढकेलो। वो ऐसे गया, वो अपने आप चला गया। ये आया मुझसे कहने लगा भाई मैंने काम किया, पैसे लाओ। तो इसने एनर्जी गेन की। समझ रहे हो मुद्दा, समझ रहे हो? तो जो एनर्जी इसमें लॉस हुई है वो किसने की? ठीक है, गेन बाय मैन, ठीक है ना। जो मैन है वो इस एनर्जी को गेन कर लेगा। ओके, जो इसको पुश कर रहा था। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसको काम नहीं करना पड़ा, अपने आप चला गया। ओके, फंडा क्लियर है? चलो भाई, ये सारी बातें हो गई, तो अब हम लोग उधर की तरफ बढ़ते हैं, कनेक्टेड विद बैटरी। ओके, तो ये सब मैं रब कर देता हूं। अब इसको इसी पे देखेंगे पूरा कंपैरिजन, इस तरह से बांट लेते हैं। अब याली सिचुएशन बनाते हैं यहां पर, फिर से ये बेटा कैपेसिटर की प्लेट है पहली और ये दूसरी, समझ रहे हो? अब ये क्या कर रखा है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V है। ओके, और हमको क्या करना है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। समझ रहे हो? चलो भाई, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो अब फिर से सारी बातें किस किस की स्टडी करनी है हमको। तो पहले चार्ज को देखेंगे, तो इनिशियली चार्ज, ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं, बिफोर में पहले कैसा था, तो लिख देते हैं, दोबारा लिख देता हूँ। चार्ज इसका Q0 रहा होगा, इसको मैं कितना बोल दूँ, प्लस Q0, इसको कितना बोल दूँ, माइनस Q0 इनिशियली, ठीक है। ओके, बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पोटेंशियल कितना रहा होगा, तो इसके पोटेंशियल को V0 बोल रहा हूँ तो V0 रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रही होगी, E0 रही होगी। कैपेसिटर कितना रहा होगा, C0 रहा होगा। एनर्जी कितनी रही होगी, U0 रही होगी। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ जाओ। आफ्टर इंसर्टिंग, ठीक है। अब देखो किस बारे में मैं सबसे पहले श्योर हूं, मैं श्योर हूं कैपेसिटेंस के बारे में, कि जो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है ना, बाद वाला, पहले C0 था, अब कितना हो गया, तो वो K टाइम्स राइज कर गया होगा, तो K C0 हो गया होगा। ये तो मैं श्योर हूँ, पहली चीज। दूसरा किस बारे में श्योर हूँ, तो बेटा देखो बैटरी की एक खासियत होती है कि वो जिन प्लेट से जुड़ी है अपने पोटेंशियल को, प्लेट के पोटेंशियल को बराबर कर लेती है, ठीक है। मतलब जितना बैटरी का पोटेंशियल है, प्लेटों का पोटेंशियल भी वही होगा। यहाँ पे बैटरी नहीं कनेक्ट थी तो पोटेंशियल फॉल कर गया था, बट यहाँ पे तो बैटरी कनेक्ट है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, इसका पोटेंशियल फॉल हो रहा होगा। बैटरी क्या करेगी, यहाँ से और चार्ज भेजेगी, क्लियर है, यहाँ से और चार्ज भेजेगी, यहाँ चार्ज बढ़ा देगी, यहाँ से चार्ज उखाड़ करके यहाँ भेजेगी, मगर पोटेंशियल को मेंटेन रखेगी। तो अब की जो पोटेंशियल है वो V0 रहने वाला है, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट है। अब पोटेंशियल V0 रहने वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी E0 रहेगी, क्लियर है, क्योंकि आप जानते हो E बराबर जो होता है V/D होता है। D चेंज नहीं किया, V चेंज नहीं हुआ, तो E भी वही का वही रहेगा। ओके, अब ऐसा होने पर फिर यहाँ आओ, तुम जानते हो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ओके, अब की देखो, पहले Q0 था, C0 था, V0 था, यहाँ की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब की चार्ज को पूछना है, तो चार्ज को Q बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये तो हो गया है तुम्हारा K टाइम्स राइज कर गया है, और पोटेंशियल एज इट इज वही है, पोटेंशियल एज इट इज वही है। देखो कैपेसिटेंस K टाइम राइज कर गया, बट पोटेंशियल तो उतना ही है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हो, इसको Q0 बोल सकते हो। तो अब की जो चार्ज है वो पुराने वाले चार्ज का K टाइम्स राइज कर गया, तो मैंने बोला भी तो था यहाँ से ये चार्ज भेजेगा, तो कितना K गुना चार्ज भेज देगा। तो अब जो चार्ज यहाँ पर रहने वाला है
वो के क्यू नॉट रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है जब बैटरी कनेक्ट होती है तो चार्ज बढ़ जाता है, बट पोटेंशियल जितना पहले था उतना ही रहेगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। ओके, अब इतना हो गया। एनर्जी की बात कर लो, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ, C की वैल्यू कितनी हो गई है, के सी नॉट, और V की वैल्यू V नॉट ही है, तो V नॉट का स्क्वायर। तो अब की अगर देखोगे तुम तो ये आ गया है के यू नॉट। तो अब की एनर्जी के टाइम्स राइज कर गई है, अब की एनर्जी के टाइम्स राइज कर गई, के यू नॉट। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, क्लियर है? U जो आ जाएगा वो आ जाएगा के यू नॉट, पहले कितनी थी, जितनी थी, अब उसकी के टाइम्स राइज कर गई। ओके, चलो भाई, अब यहां पर मैं पूछूं तो जब बैटरी से कनेक्ट था और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराया तो एनर्जी का लॉस हुआ था के टाइम्स, बट बैटरी से कनेक्ट है और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, तो एनर्जी बढ़ गई है। ये एनर्जी किसने दी, ये एनर्जी किसने दी? तो आंसर है बैटरी ने दी, या आंसर है किसने दी, बैटरी ने दी। तो बैटरी कुछ एनर्जी किसको दे देता है, कैपेसिटर को दे देता है। दूसरा, अगर अभी भी वो सिचुएशन हो कि मैं एक मैन से बोलूं कि एक काम करो भैया, ठीक है, इसको, ठीक है, ढकेल के आओ अंदर भाई, ठीक है, तो वो ऐसे आएगा, यहाँ पे चार्ज प्लस 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 फैला रहेगा, यहाँ माइनस 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 फैला रहेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये फटाक से अपने आप अंदर चला जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ पर भी ये मैन क्या करेगा, मजे काटेगा। बोलो भैया, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये तो अभी भी एनर्जी मैन गेन एनर्जी, सोच के देखो यार, यहां पे मैन से बोला इसको अंदर करो, बट वो अपने आप अंदर चली गई, तो मैन ने तो एनर्जी गेन कर ली। यहां पर भी मैन से बोला कि इसको अंदर करो, और क्या किया, वो अपने आप अंदर चली गई, तो मैन ने एनर्जी गेन की। तो मैन तो दोनों केस में एनर्जी गेन कर रहा है, और यहाँ पर जो कैपेसिटर की एनर्जी का लॉस हुआ था वो मैन ने गेन किया था, पर यहाँ पर तो कैपेसिटर भी एनर्जी गेन कर रहा है और मैन भी एनर्जी गेन कर रहा है, तो ये एनर्जी दे कौन रहा है, तो ये दोनों ही एनर्जी बैटरी दे रही है। समझ रहे हो बच्चों, ये दोनों ही एनर्जी कौन दे रही है, बैटरी। मतलब बैटरी क्या करती है, बैटरी कहती है कैपेसिटर से कि के टाइम्स एनर्जी तुम ले लो, और मैन जितनी पहले ले रहा था उतनी अभी भी लेगा। बात समझ में आ गई? ओके, तो फंडा क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। चलो ठीक है, अब देखो बच्चों, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अच्छा खासा लंबा लेक्चर हो चुका है, ठीक है, पुराने लेक्चर आप लोग देखते रहिए, ओके बच्चों, ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।